हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे आपको ये जान लेना जरूरी है कि करंट के बीच में और वोल्टेज के बीच में एक्चुअली रिलेशन क्या होता है। मतलब जब किसी सर्किट में अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो करंट पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही किसी भी सर्किट में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सर्किट में दो टर्मिनल में या कोई वायर है, वायर के दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है तो ही वहां पे करंट हो सकता है, अदरवाइज वहां पे करंट नहीं हो सकता। तो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या है? तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन है वो ओम्स लॉ के द्वारा दिया जाता है और आज की क्लास में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जैसे आपकी वायर है कोई भी और इस वायर के दो टर्मिनल हैं, दो एंड हैं ए और ये दूसरा एंड क्या है बी, और ए और बी के बीच में मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है। इस प्रकार से ये मैंने एक बैटरी यहाँ पे लगा दी और ये बैटरी मैं वेरिएबल करके रखता हूँ। ये इस एरो का मतलब ये होता है कि इसकी वोल्टेज को आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हो और आप यहां ऐसे लगाने के बजाय यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो ऐसे। तो करंट जाएगा सर्किट में ऐसे, इस सर्किट में करंट फ्लो करने वाला है। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई वो किस बात पे डिपेंड करता है? इस पे फ्लो करने वाला करंट किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ये बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर रही है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा क्रिएट करेगी ये करंट उतना ही ज्यादा होगा। इसको मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। ये एक बीकर है आपके पास और इस बीकर में इतना लेवल है पानी का, ये दूसरा बीकर है, ये बीकर है खाली, ठीक है। दोनों बीकर को आप कनेक्ट करते हो तो इस बीकर का पानी इस बीकर के अंदर जाता है, ये आप सभी जानते हो, और ये तब तक जाता है जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। आज हम इसको थोड़े दूसरे तरीके से समझने वाले हैं। इसमें लेवल है ज्यादा, इसकी बिल्कुल खाली है तो इसका पानी इसके अंदर जाएगा। आप इसके अंदर आने वाले पानी की स्पीड देखो, वो कितनी स्पीड से आ रहा है, दैट इज वाटर करंट। पानी बह के इसके अंदर आएगा, पानी बह रहा है, उसको मैं वाटर करंट बोल सकता हूं। वाटर करंट मतलब पानी की धारा, ओके। करंट का मतलब, जब भी मैं करंट बोलता हूं तो करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से नहीं है, करंट का मतलब धारा से है, किसी फ्लो से है। तो यहां पे वाटर का करंट है। वाटर करंट कितना है, मतलब पानी का जो फ्लो है, पानी की जो स्पीड है इसमें आने की, वो स्पीड कितनी है उससे आप नोट करो, आंसर सोचो इसका। दूसरा एक इलस्ट्रेशन में लेता हूं इस प्रकार से। ये कंटेनर है और इसके कुछ नीचे ऐसा दूसरा कंटेनर रखा है, ये हाइट के ऊपर रखा है, ये इसे लो है, और यहां पे इस प्रकार से पाइप से हम कनेक्ट कर देते हैं दोनों को। ऐसे एक पाइप है और इस पाइप से बॉटम टू बॉटम हमने इनको कनेक्ट कर दिया। आप इसको बॉटम की बजाय या ऊपर से ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहां लगाने की बजाय। कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, ज्यादा सीरियसली नहीं सोचना है। पाइप को ऐसे भी इसके अंदर आप छोड़ सकते हो ऐसे, ओके। तो ये सिचुएशन हमारे पास है। अब क्या होगा, अब भी इसका पानी इसके अंदर आएगा और क्योंकि ये हाइट पे था, ये ज्यादा नीचे है इससे, तो इसका सारा पानी इसके अंदर आ जाएगा। इस केस में इसमें से जो बाहर निकलने वाला वाटर करंट है, इस बार यानी बाहर निकलने वाला जो वाटर है उसकी स्पीड आपको देखनी है। दोनों केस में मुझे बताइए, इसमें स्पीड ज्यादा है या इसमें स्पीड ज्यादा है? सोचो, जल्दी से बताओ, इसकी स्पीड ज्यादा है या इसकी स्पीड ज्यादा है? तो आपका आंसर आपने सोच लिया होगा। देखिए अब क्या है, आप देखते हो इसमें पानी की स्पीड इसमें एंटर होने की कम है, यहां पानी की स्पीड ज्यादा है, और रीजन भी आपको पता होगा क्योंकि ये ज्यादा ऊंचाई पे है, इसकी ऊंचाई नहीं है। पानी की ऊंचाई इसके कंपैरिजन में कम है और यहां ऊंचाई ज्यादा है। ऊंचाई से मतलब क्या है? ऊंचाई से मतलब है पोटेंशियल एनर्जी से। किससे है? पोटेंशियल एनर्जी से। मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है और ये ज्यादा लो एनर्जी की तरफ आ रहा है तो ज्यादा फास्ट ले आएगा। ये एनर्जी तो इसकी भी हाई थी बट इसके कंपैरिजन में ज्यादा हाई नहीं थी, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके इसके अंदर एंटर कर रहा था। इसमें एक बात हम कॉमन ले रहे हैं, ये जो पाइप था, इस पाइप का क्रॉस सेक्शन यानी पाइप की जो मोटाई है वो दोनों केस में हम सेम ले रहे थे, ओके। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि जो ज्यादा एनर्जी से अगर कम एनर्जी की तरफ जाता है तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे वाटर करंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो सेम केस यहाँ पे है। अगर बैटरी का मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं, मतलब बैटरी का ईएमएफ बढ़ाता हूं, एनर्जी बढ़ाता हूं बैटरी की, इन दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस में जितना ज्यादा करता जाऊंगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर करंट इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो कोई कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, वेयर R इज कांस्टेंट, वेयर R इज कांस्टेंट known as resistance of कंडक्टर। ये कंडक्टर क्या है? रेजिस्टेंस है। ओके, आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पे जो R हमारे पास आया, जो रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस क्या है, क्या चीज है रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस का मीनिंग है एक प्रकार से अपोज करना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अपोजिशन है। अभी अपोजिशन किस चीज की है? अपोजिशन इस चीज की है जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे जो रास्ते में जो एटम्स आने वाले हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं उनके साथ इस प्रकार से उसकी टक्कर होती चली जाती है, और उस टक्कर के कारण उनकी एनर्जी में कुछ लॉस होता है। मतलब वो एक टर्मिनल से जब दूसरे टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनका कोलिजन होता है, और उस कोलिजन के कारण उनकी एनर्जी लॉस होती है। तो ये जो कोलिजन है इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि मान लीजिए आप एक बस में सफर कर रहे हैं, बस की दो विंडो होती हैं, एक फ्रंट विंडो और एक बैक विंडो। आप फ्रंट विंडो से चढ़ते हो और बस जो है वो बिल्कुल भरी हुई है पूरी तरह से, और जो लास्ट वाली सीट है वहां पे आपका फ्रेंड बैठा है, तो वो आपके लिए पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, आप अपने फ्रेंड के पास जाना चाहते हो। तो पहली विंडो से, जो फ्रंट वाली विंडो है, वहां से आप जो बस का गैलरी है उसके अंदर से निकलते हो जाएंगे लास्ट सीट तक, और वहां पे बीच में बहुत ज्यादा पैसेंजर्स हैं, तो आप की सभी के साथ टक्कर होते चली जाएगी, इधर टकराओगे उधर टकराओगे, ऐसे करके आप निकलते जाओगे। तो वो जो आपकी टक्कर हो रही है, आप अपने आप को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मान लो, पूरी बस को एक कंडक्टर मान लो, और जो पैसेंजर्स हैं उनको आप एटम और इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो, और आप उनके साथ कोलाइड होते हुए पीछे तक जा रहे हो। जा क्यों रहे हो? कि आपको उधर एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेंस, जैसे आप पूरा कंडक्टर मान रहे हो तो आपका जो फ्रेंड है वो एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है आपके लिए, और आप उसकी तरफ जा रहे हो, उधर आप उधर जाओगे तो रास्ते में आपको कोलिजन मिल रहा है। तो ये जो कोलिजन है ये एक प्रकार का क्या है? रेजिस्टेंस। मैं दूसरा केस कंसीडर करता हूं, सेम सिचुएशन है। आप जैसे ही बस में फर्स्ट विंडो से एंट्री करते हो तो लास्ट सीट पे आपको अपना फ्रेंड दिखाई देता है, लेकिन आज सिचुएशन कुछ अलग है। आज सिचुएशन ये है कि बस में ओनली सीटिंग है और बीच का जो रास्ता है बिल्कुल खाली पड़ा है, तो आप इजीली वहां से निकल जाओगे, आपको कोई ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हुआ है ना। तो एक लो रेजिस्टेंस का केस हो गया, क्या हो गया? हाई रेजिस्टेंस का केस। तो यहां से आप समझ गए होगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, और कंडक्टर केस में हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर और मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अपने अंदर से फ्लो होने वाले चार्ज का जो अपोजिशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो रेजिस्टेंस का सिंबल आपको बता दिया क्या होता है? आर होता है। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है रेजिस्टेंस यूनिट? ओम होती है। और इसका जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है। कौन सा सिंबल होता है इसका? ये इस प्रकार से सिंबल होता है। इसका रेजिस्टेंस का एक और फॉर्म भी है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो दूसरा नाम है वो है रेजिस्टिविटी। RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमें क्या करना है? देखना है। देखिए स्पेसिफिक, इस शब्द पे आप ध्यान दो। स्पेसिफिक होता है कोई फिक्स। ये इस प्रकार से, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इस प्रकार से मैंने ऐसा कंडक्टर मान लिया, ये कोई ऐसा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी कंडक्टर का। ये आपको इधर से जो दिखाई दे रहा है ना सामने से गोल वाला पार्ट कंडक्टर का, ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो? 1 यूनिट हो, और इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी हो?
1 यूनिट हो। क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 यूनिट है, लेंथ भी कितनी है 1 यूनिट है। अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होता है A इंटू एल होता है, तो A इंटू एल करोगे तो क्या आ जाएगा 1 यूनिट क्यूबिक आ जाएगा, क्योंकि एरिया तो यूनिट स्क्वायर होता है ना, 1 यूनिट का स्क्वायर होगा, और एल क्या है 1 यूनिट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ए एल यानी 1 यूनिट क्यूबिक हो गया। तो ये जो 1 यूनिट क्यूबिक का जो भी कंडक्टर होता है, ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लिखो तो इसको मेन नोट में नहीं लिखना है आपको, इसको आपको साइड में लिखना है। ये 1 यूनिट क्यूबिक क्या होता है, 1 यूनिट क्यूबिक मतलब वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम मतलब कोई ऐसा कंडक्टर जिसकी जो वॉल्यूम है, कोई ऐसा कंडक्टर जिसकी वॉल्यूम 1 यूनिट क्यूबिक हो। 1 यूनिट क्यूबिक का मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक हो, 1 मिलीमीटर क्यूबिक हो, 1 मीटर क्यूबिक हो। 1 यूनिट क्यूबिक कंडक्टर जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है रो, RHO, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है RHO, रो ये इसका सिंबल है, और ये प्रोनाउंसिएशन इसकी करोगे तो RHO से इसको करेंगे तो रो इसका सिंबल है। इसकी SI जो यूनिट होती है, रो की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है ओम मीटर, SI यूनिट इज ओम मीटर। और ये जो वॉल्यूम होगी इसकी, जैसे 1 यूनिट क्यूबिक, तो 1 यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम का जो भी कंडक्टर है वो जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में खास बात यह है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो, वो डिपेंड करता है ओनली, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल आपने यूज किया है उस मटेरियल का टेम्परेचर कितना है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो, और उसका मटेरियल का नेचर कैसा है। नेचर मतलब वो आयरन का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, इन पे डिपेंड वो करता है। अगर मान लीजिए आपने आयरन का ले लिया तो आप उसको पतला लेते हो, लंबा लेते हो, मोटा लेते हो, डजेंट मैटर, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आयरन का है। इसी प्रकार जब आप उसको गोल्ड का लेते हो तो डजेंट मैटर कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप ज्यादा क्रॉस सेक्शन का लो, कम क्रॉस सेक्शन का लो, ज्यादा लेंथ का लो, कम लेंथ का लो, अगर वो गोल्ड है तो उसका पूरे कंडक्टर का कहीं भी कैसा भी लो आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा सेम रहेगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और एक डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बात थी। रेजिस्टेंस के में एक बात करने वाले हैं, उससे पहले जो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ के बारे में हम 2 बातें और देखते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कंडक्टर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और एक होते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। पहले टाइप के जो कंडक्टर आपके पास आए वो आए ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स कौन होते हैं, ये वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और दूसरे आपके पास आए नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ये वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। फॉलो करने का मतलब क्या है, इन कंडक्टर्स के अंदर जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का केस होता है, इन कंडक्टर में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का केस नहीं होता। दूसरी बात कहने की ये है, अगर ओहमिक कंडक्टर्स हैं और आप VI ग्राफ बनाओगे, ओहमिक कंडक्टर के लिए कौन सा ग्राफ बनाएंगे, VI ग्राफ। इनका जो VI ग्राफ है, इसको मिटा देता हूं एक बार। ओहमिक कंडक्टर का जो VI ग्राफ है, VI ग्राफ वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब हम इस प्रकार से वोल्टेज और करंट, ये IV ग्राफ हो गया, बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है ऐसे। तो ऐसे जो कंडक्टर हैं उनको हम बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। अगर इसके एग्जाम्पल्स आप लोगे, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में आपके पास होगी ऑल मेटल्स। जितने भी मेटल्स आपके पास हैं, सोना चांदी जितने भी हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सब के सब क्या हैं, ओहमिक कंडक्टर हैं। नॉन ओहमिक कंडक्टर में हमने लिखा कि VI के प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो VI के प्रोपोर्शनल नहीं है
तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इनका जो वी आई ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये कोई भी जिगजैग लाइन हो सकती है इस प्रकार से, ये इधर करंट है इधर वोल्टेज है, तो ऐसी कोई भी लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो ऐसे जो कंडक्टर होते हैं उनको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें एग्जाम्पल्स में, तो पहला एग्जाम्पल इसका है सेमीकंडक्टर्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स केमिस्ट्री में वैसे आपने पढ़े होंगे, फिर से मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स को लिक्विड कंडक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिक्विड कंडक्टर। जैसे कॉपर का सल्फेट है CuSO4, CuSO4 ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। कॉपर का सल्फेट है, जिंक का सल्फेट है, ऐसे कुछ लिक्विड होते हैं जिनके अंदर से आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हो, पास हो जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। वैसे आप सोचोगे सर पानी में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, बट उतने एक्सटेंट से नहीं होती जितने एक्सटेंशन में इलेक्ट्रोलाइट्स में होती है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ ज्यादा आयंस होते हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स को आप लिक्विड कंडक्टर भी बोल सकते हो। तो ये ओम्स लॉ के बारे में हमारे पास मेन पॉइंट था। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। वो कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है?